नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, जय सेवा, जय जौहार, आदाब। और आज फिर हम आपसे जुड़े हैं गोटुल इंडिया के तरफ से एक और चर्चा लेने और एक और इन्फॉर्मेशन, एक बीमारी के बारे में हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ गोटुल इंडिया, जो एक संस्था है जो एजुकेशन पे काम कर रही है। और जैसे इसका नाम है, गोटुल का मतलब होता है पाठशाला। जैसे गुरुकुल होता है, गोटुल मतलब पाठशाला, और इंडिया का मतलब पूरे भारतवर्ष में हम ये पाठशाला खोलने जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य अभी के वक्त है कि हम प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और टर्शरी और हायर एजुकेशन को लेते हुए हम आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य जो सेवाएं हैं उसमें हम बच्चों को, जो मेधावी छात्र हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको हम पूरी तरह से आर्थिक रूप से और मोटिवेशन करते हैं और उनको मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो एक समय पे, आज से 50-60 साल पहले आप बात करें तो जिसका कोई इलाज नहीं था। ट्यूबरक्लोसिस जिसको होता था सब लोग मर जाते थे। तो एक छुआछात वाली और एक सोशल स्टिग्मा था उसमें। सोशल स्टिग्मा क्यों था? क्योंकि लोग सोचते थे अगर मुझे हो गया तो मेरी भी मौत हो जाएगी। तो लोग ट्यूबरक्लोसिस हो गया या लेप्रेसी हो गया, उसके पास लोग, जिसको लेप्रेसी का कोढ़ जिसको कहते हैं, हाथ पैर उनके टेढ़े मेढ़े हो जाते थे, हाथ गल जाते थे उनके, तो ऐसी बीमारी से लोग दूर रहते थे। सोशल स्टिग्मा था और उनके पास लोग जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज आप देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस से सब लोग ठीक हो जाते हैं और आज इसका इलाज भी है, कई सारी मेडिसिन है हमारे पास। लेकिन क्या आज भी लोग मरते हैं क्या? आपको हैरानी होगी सुन के कि आज भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ट्यूबरक्लोसिस से हर साल मरते हैं, और दवाइयाँ होने के बावजूद भी लोग मरते हैं। और इसका सबसे कम समय जो है ट्यूबरक्लोसिस का, जो 6 महीने का इलाज होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, कुछ लोगों के आने के उनके उनके बहकावे में आने से, कुछ लोगों की बात मानने से, तांत्रिक के पास चले जाने से, अंधविश्वास में लग जाने से, या अन्य कोई जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स है उसके वजह से वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं बीच में। और जो 6 महीने में इलाज होना चाहिए वो 6 महीने नहीं, 9 महीने, 1 साल या 2 साल से भी ज़्यादा उसका इलाज करना पड़ता है। और कुछ लोग इसी के बीच में दम तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे ट्यूबरक्लोसिस क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है इसका। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है। तो दोस्तों एक कीटाणु है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये हमारे, जब बच्चा पैदा होता है तो ये हमारे जब सांस के थ्रू, जब हम सांस लेते हैं तो ये हवा में कीटाणु होता है। कोई खांस के गया तो वो हवा में ही 2 घंटे तक, 3 घंटे तक वो रहता है, और जो उससे हमें, इसको हम इन्हेल करके, हम वो इन्हेल करने से हमें वो अंदर चला जाता है। तो जो इंडिया में, जो खासकर, क्योंकि इंडिया में, पूरे इंडिया भर में ये बीमारी प्रेवलेंट है और ये एंडेमिक है। और कई बच्चा जैसे ही पैदा होता है, सांस लेता है, तो कहीं ना कहीं से उसको ये कीटाणु उसके चेस्ट में चला जाता है और वो उसके अंदर थोड़ा सा इन्फेक्शन ज़रूर करता है। जैसे कि थोड़ा सा फीवर हो गया, थोड़ा सा उसको खांसी हो गया, थोड़ा सा, उसके बाद वो 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। लेकिन वो कीटाणु लंग्स के अंदर वो बैठा रहता है, वो अंदर ही रहता है। और जैसे ही बच्चे का इम्यूनिटी, यानी खान पान थोड़ा सा सही नहीं होता है, या उसके जो न्यूट्रिशन है अगर उसकी कम होती है, तो वो फिर से अंदर से ही पनप जाता है, यानी दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाता है, दोबारा से वो जिंदा हो जाता है। वो नहीं तो वो डोरमेंट रहता है, अंदर ही बैठा रहता है लंग्स के अंदर। और लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी, जैसे मैंने बताया कि आपका खान पान में ज़्यादातर क्या है, जैसे कि आपका प्रोटीन डाइट हो गया, या आपका न्यूट्रिशन में जैसे विटामिन्स हो गए और मिनरल्स अगर आपके सही ढंग से पूरी तरह से नहीं हैं, तो इसलिए ये खास करके उन लोगों में, गरीब लोगों में ज़्यादा मिलता है ये। क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनका खान पान अच्छा रहता है, तो उनको चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस उनके अंदर है
लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होगा और वो किसी को वो दोबारा से ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता है। तो गरीब जो परिवार के लोग हैं जिनका खान पान कम रहता है या ओवर क्राउडिंग जिनको होती है, झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते हैं या ओवर क्राउडिंग वाले एरिया में, उन लोगों को ये ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा होता है। तो अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो ये जान ले कि ट्यूबरक्लोसिस लंग्स को, फेफड़ों को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। तो जाहिर सी बात है कि खांसी होगी और साथ साथ में बुखार होगा, और ये बुखार थोड़ा बहुत रहता है, हल्का सा बुखार चलता रहेगा। ये आपका जो बुखार है ये चलता रहेगा, हल्का सा 100, 101, 102, इवनिंग में राइज होना यानी कि शाम को बुखार चढ़ना, और साथ साथ में भूख लगना बंद हो जाना, और साथ साथ में आपको थोड़ी सी ठंड लग सकती है, ज़्यादा ठंड नहीं लगती, और खांसी हो सकता है, उसमें बलगम आ सकता है, और बलगम के साथ थोड़ा बहुत खून भी आ सकता है। तो ये लगातार धीरे से चलते रहना, थोड़ा बहुत इवनिंग राइज में टेम्परेचर, वेट लॉस होना, वजन भी कम होगा, साथ में भूख भी नहीं लग रही है उसके वजह से भी कम हो जाना, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर मतलब इवनिंग में टेम्परेचर राइज होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, शाम को बुखार चढ़ना, लेकिन बुखार बहुत तेज नहीं होगा, 104, 105 वाला बुखार नहीं, 100, 101 वाला बुखार, हल्का सा बुखार इवनिंग में चढ़ना। दूसरी बात वेट लॉस, और तीसरी बात कि भूख नहीं लगना। ये 3 सिम्टम जो लगातार धीरे धीरे चलते चलते 1 हफ्ते से ज़्यादा, 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको किसी को भी है तो आपको सोच लेना चाहिए कि ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। साथ में अगर लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस है तो साथ में खांसी भी आएगी, बलगम भी आएगा, और बलगम के साथ साथ आपको खून भी आ सकता है थोड़ा बहुत। तो दोस्तों ये तो हो गया जो लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस हो गया। लंग्स के अलावा लंग्स के बाहर का भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, जैसे लंग्स की जो झिल्लियाँ हैं, लंग्स के चारों तरफ एक झिल्ली है, तो लंग्स और लंग्स के जो झिल्ली का कवर है उसके बीच में पानी आ जाता है, जिसको हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। तो वो सेकंड काफ़ी कॉमन है। और लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, जो यहाँ पे जो लिम्फ नोड हैं, यहाँ पे गले में आपकी गांठें होती हैं, वो लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस होता है। दोनों तरफ गांठें हैं आपके, इधर भी हैं और ये साइड में हैं। तो ये गांठें जो हैं सूज जाती हैं। तो अब बच्चों में खासकर जो देखा गया है कि क्योंकि उनको बार बार गला का इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी ये गांठें सूज जाती हैं। तो लोग सोचते हैं कि उनको ट्यूबरक्लोसिस, ऐसा नहीं है। बच्चों में 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर गांठ सूज गई है तो ही हम उसको कहते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है। तो हमारे ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि जो गांठें हैं वो आपस में चिपक जाएंगे। तो कई सारी गांठें आपस में चिपक जाएंगे, जिसको हम कहते हैं मैटेड ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन वो जो गांठें हैं वो आपस में 2-3 गांठ यहाँ पे जो चिपक जाएंगे और 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होंगे, तो हम उसको कहेंगे कि वो गांठ वाली ट्यूबरक्लोसिस है। इसके साथ साथ दोस्तों कई बार जो आपके हार्ट है, हार्ट के चारों तरफ, हार्ट भी एक झिल्ली में कवर है, तो हार्ट के बाहर जो उसके बीच में भी पानी आ जाता है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल ट्यूबरक्लोसिस या इफ्यूजन। तो उसमें भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो इसके अलावा बोन ट्यूबरक्लोसिस होता है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है बोन ट्यूबरक्लोसिस में कि जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो है, तो आपको जैसे कमर में दर्द होता है, तो जो अगर नीचे कमर में दर्द है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होता है नीचे का जो है कमर में दर्द, खासकर जो लोग ज़्यादा देर बैठते हैं तो उनको खासकर हो जाता है। जो मोटे हैं लोग, उनको कमर का दर्द हो ही सकता है। लेकिन अगर कमर का दर्द ऊपर है तो आपको इन्वेस्टिगेट हमेशा कराना चाहिए। यानी बीच में दर्द, रीढ़ की हड्डी में बीच में दर्द, और निचला हिस्सा नहीं, ऊपर वाला हिस्सा, अगर वहाँ पे बीच में और आपको दबाने से दर्द हो रहा है तो आप समझ जाइए कि ये हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस का दर्द हो। एक ऐसे ही मेरे पास आए थे, उनको मैंने चलते चलते देखा था और उन्होंने बताया था कि मुझे ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रहा है। मैंने ऐसे दबा के देखा तो उनको दर्द हुआ। मैंने बोला तुरंत MRI कराइए। 15 दिन का दर्द था उनको और हल्का फुल्का बुखार चल रहा था, कोई खांसी नहीं, क्योंकि खांसी तो लंग्स वाले ट्यूबरक्लोसिस में होगी। जो बोन ट्यूबरक्लोसिस में होता है उसमें खांसी नहीं होगी। फीवर भी हो सकता है, ना भी हो, हल्का फीवर हो, इतना 100 तक ही हो, आपको पता ही ना चले, कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो बोन ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, हल्का फुल्का फीवर और आपको अपर पार्ट में दर्द हो, और दबाने से अगर वहाँ पे अगर दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप तुरंत MRI कराइए
क्योंकि और किसी चीज़ में पिकअप नहीं होगा, और उसका तुरंत एमआरआई कराया, उसमें बोन ट्यूबरक्लोसिस निकला। तो वो भी हैरान था कि मुझे तो महसूस नहीं है, मैंने बोला आप बेशक दूसरा सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, लेकिन आपका इसमें पूरा ट्यूबरक्लोसिस आया है। और अगर आप ज़्यादा देर करेंगे तो ये बोन ट्यूबरक्लोसिस आपकी रीढ़ की हड्डियाँ गला देगा, एक एक करके आपकी रीढ़ की हड्डियाँ गायब होते जाएंगी। तो उसमें क्या होगा, पैरालिसिस के चांसेस हो जाते हैं दोस्तों। पैरालिसिस यानी कि आपका निचला दोनों पैर काम करना बंद कर देते हैं। इस तरह से कई लोग आते हैं जो ध्यान नहीं देते हैं, और वो ट्यूबरक्लोसिस में और वो किसी तांत्रिक के पास चले गए, या झोला छाप डॉक्टर के पास चले गए जिनकी कोई डिग्री नहीं है, या आरएमपी डॉक्टर्स, या कोई भी ऐसे जो उसको नहीं पकड़ पाए, और डिले हो गया ये। तो टीबी क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है कोई भी चीज़। लंग्स में टीबी होगा तो लंग्स को डिस्ट्रॉय करेगा, और वो चीज़ एक बार डिस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म हो गई, तो वो वापस आने वाली नहीं है। ये ज़रूर याद रखें कि टीबी का इलाज है, लेकिन अगर आपने देर कर दिया और वो ऑर्गन आपका डैमेज हो गया तो वो वापस नहीं आएगा। आपकी रीढ़ की हड्डी, अगर एक हड्डी आपकी गल गई तो वो हड्डी वापस नहीं आएगी, आपको एक आर्टिफिशियल हड्डी लगवानी पड़ेगी या ब्रेसेस लगवाने पड़ेंगे। और लंग्स अगर आपका डैमेज हो गया तो लंग ट्रांसप्लांट भी देखिए इंडिया में बहुत ही कम जगह पे होता है, और बहुत खर्चा आता है। कोई लंग अपना क्यों देना चाहेगा, तो बहुत ही रेयर कंडीशन है। तो आप अपना लंग को बचाइए। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है कि आपने 1 महीने तक इधर उधर घूमते रहे, हल्का फुल्का बुखार रहा, खांसी करते गए। स्पेशली जो लोग पहले से खांस रहे हैं, जैसे मान लीजिए जिनको बीड़ी सिगरेट की वजह से खांसी आती रहती है, तो वो खांसते रहते हैं, लेकिन उससे ऊपर उनको टीबी हो गया। अब वो खांस ही रहे हैं पहले से, तो उनको लगता है कि ये भी एक लेकिन उसमें क्या होगा कि जो पहले जिस तरह से आप खांस रहे थे, इस बार आपको ज़्यादा खांसी, अलग तरह की खांसी होगी। क्या मतलब, पहले जितना खांसते थे उससे ज़्यादा आपकी खांसी बढ़ गई। बलगम जो पहले आता था उससे ज़्यादा वो गाढ़ा हो गया, या पीला हो गया, या गाढ़ा हो गया, या ज़्यादा आने लग गया, या फिर उसमें खून आने लग गया, या फिर और साथ साथ में फीवर भी आ रहा है आपको, है ना। और वेट लॉस भी हो रहा है। पहले वेट लॉस नहीं था, आपका वेट लॉस हो गया, भूख लगना कम हो गया, तो आप जान जाइए कि आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो ज़्यादा देर ना करें, और जल्द से जल्द आप जाके एक्सरे करा लें। छाती का एक्सरे में ही पता चल जाता है, और बलगम की जांच से उसमें कीटाणु का पता चल जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं है। तो दोस्तों, और इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस कहाँ कहाँ इन्वॉल्व करता है। पेट में ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, आपकी जो आंतें हैं उसका ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, पेट में पानी भर सकता है जिसमें ट्यूबरक्लोसिस के कीटाणु हो सकते हैं। तो उसका भी इलाज है, लेकिन उसको पहले पता। तो पेट का ट्यूबरक्लोसिस कैसे आएगा पता में, आपको हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है लूज मोशन हो, या कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन दोनों ऑल्टरनेट हो। कभी आपको कब्जियत हो जाती है, कभी आपको दस्त लग जाते हैं कुछ दिन के लिए, फिर कब्जियत हो जाती है, फिर दस्त लगते हैं। इस तरह से अगर पैटर्न है, साथ में बुखार आ रहा है और वेट लॉस हो रहा है, और साथ में आपको भूख नहीं लग रही है, तो ये अगर कंडीशन है तो आप तुरंत उसको जाके आप इलाज करिए। अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, और नहीं तो इससे भी अच्छा है कि बेस्ट है सीटी स्कैन, जो आपके डॉक्टर लिखेंगे तो वो आप करा सकते हैं। और अगर पानी है तो पानी को हम एक नीडल डाल के पेट के में उसको डॉक्टर जांच करते हैं, और वो पानी निकाल के उसमें कीटाणु हम देख लेते हैं कि भाई कि टीबी का कीटाणु है कि नहीं है। तो इस तरह से हम, और जो लंग्स का मैंने बताया सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है वो लंग्स का टीबी होता है। और इसमें क्या होता है, जो खांसी होती है उसमें कीटाणु निकलते रहते हैं आदमी जिसको टीबी है। तो ऐसे कंडीशन में वो मास्क लगा के रहें कि किसी और को वो कीटाणु बाहर ना जाएं और किसी और को वो फैलाए ना। इसके अलावा जितने भी टीबी हैं वो फैलने वाले टीबी नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि भाई बोन टीबी है, कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगा, या मेरे बच्चों को तो नहीं हो जाएगा, इनके साथ खाना इनका अलग रखूं क्या मैं, ये सवाल होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जिसमें बलगम वाला टीबी है, जिसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, लंग्स का यानी कि फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट है, वही टीबी संक्रमण फैलाते हैं। मतलब दूसरे को खांसी से वो दूसरे लोगों को टीबी हो सकता है। और अगर जैसे हम तो डॉक्टर्स हैं, हम तो बहुत सारे मरीज हैं जिनको ट्यूबरक्लोसिस होता है और बलगम वाली टीबी भी होती है, लेकिन हमें टीबी क्यों नहीं होता?
क्योंकि हमारी खान पान बहुत अच्छा है, हमारा न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमको ट्यूबरक्लोसिस हमारे अंदर भी, मैंने जैसे बताया, ट्यूबरक्लोसिस के कीटाणु पहले से ही होते हैं, वो बचपन में ही आ जाते हैं, वो एक्टिवेट भी नहीं होते हमें, क्योंकि अपना खान पान अगर आप सही रखेंगे, बाहर से भी कीटाणु गया तो भी वो वहाँ पे पनप नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है। तो खान पान में खास करके प्रोटीन डाइट मैंने बताया, और फल सब्जियाँ जो हैं वो नियमित रूप से जो लेते रहें, ज़्यादा मात्रा में लें आप। तो ये दोस्तों, ये सिम्टम्स थे। और इसके अलावा जो टीबी होता है, बहुत भयंकर टीबी होता है, वो होता है दिमाग का टीबी। तो दिमाग का टीबी बहुत ही भयंकर, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दिमाग आपका कंप्यूटर है, और दिमाग का टीबी होने से क्या होगा, पूरा आपका जो अंग है वो पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। आपकी जो आँखें हैं, आँखों के जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाएंगे। एक आँख इधर जा रही है, दूसरी आँख इधर जा रही है, ये जो स्क्विंट होता है, थर्ड नर्व जो नर्व्स हैं उसकी पैरालिसिस के चांसेस रहते हैं। आपके अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड ड्रेन जहाँ से होता है, जैसे फ्लूइड बनता भी रहता है और ड्रेन भी होता रहता है, तो जहाँ से ड्रेन होता है वहाँ का टीबी हो जाता है। तो ड्रेन होना बंद हो गया। अगर मान लो ड्रेन नहीं होगा और बन रहा है, तो क्या होगा कि इसमें जो फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाएगा ब्रेन में, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसेफलस। तो हाइड्रोकेफलस में क्या होता है कि फ्लूइड बन रहा है लेकिन ड्रेन नहीं हो रहा है। तो ड्रेन नहीं हो रहा है तो वो फ्लूइड इकट्ठा होता जाएगा, तो जो नॉर्मल ब्रेन को आपको वो अफेक्ट करता है, दबाव देता है। तो उससे क्या होगा कि आपको हेडेक होगा, हेडेक के साथ साथ गफलियत में जा सकता है, और साथ साथ में उल्टियाँ होंगी, अचानक उल्टियाँ हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। तो वो कंडीशन बड़ी सीरियस होती है, क्योंकि ब्रेन, कोई भी टीबी अगर ब्रेन का अफेक्टेड होगा तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बहुत बन जाते हैं। और कई बार हमें शंट डालना पड़ता है सर्जरी करके ब्रेन में, और टीबी तो ठीक हो जाता है, लेकिन शंट सर्जरी कई बार करनी पड़ती हैं उसको, उस फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए। तो दोस्तों, बड़ी भयंकर बीमारी है, स्पेशली अगर आप ध्यान नहीं देते हैं। आज भी बहुत लोग मरते हैं, और लापरवाही से मरते हैं, दवा बीच में छोड़ने से मरते हैं, दवा पूरा कोर्स नहीं करने के वजह से मरते हैं, और अंधविश्वास में या पाखंडवाद में या अन्य लोगों की बात सुन के, जो सही डॉक्टर है, सही डॉक्टर के पास नहीं जाने की वजह से वो अपने ऑर्गन्स जो हैं, अपने बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज हो जाता है। मान लीजिए आपके लंग्स, एक तरफ टीबी हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा, ज़्यादातर राइट साइड में होता है, ऊपर वाली हिस्सा से, और यहाँ से लंग्स करते करते पूरा लंग में फैल गया, आपका पूरा एक तरफ का लंग डैमेज हो गया, कई बार दूसरे लंग में भी चला जाता है, और लंग्स आपके डैमेज हो गए, तो आपको सांस फूलने लग जाएगा। सांस फूलेगा आपको, क्योंकि लंग से ही आप सांस लेते हैं। तो अगर आपका आपके लंग्स, आपने 2 महीने बाद आप डॉक्टर के पास गए और फिर इलाज चालू हुआ आपका, तब तक 2 महीने में टीबी ने आपका दोनों लंग्स आधे ख़त्म कर दिए, तो आपको क्या होगा, पूरी ज़िंदगी आपको सांस फूलेगा। तो इस तरह के केसेस बहुत आते हैं कि वो, जब हम एक्सरे देखते हैं उनका लंग्स का, तो देखते हैं कि उनका टीबी तो इतना भयंकर, पूरी दोनों तरफ लंग्स पूरा डैमेज कर दिया है, और उनको उसी वक्त सांस भी फूल रही होती है। और दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि उनको पूरी ज़िंदगी सांस फूलती है, क्योंकि उनका लंग्स बचा ही नहीं है, नॉर्मल लंग्स, और लंग्स हम वापस ला नहीं सकते। कोई लंग ट्रांसप्लांट, कोई लंग देने को रेडी नहीं होता, और इस तरह का ट्रांसप्लांट हमारे इंडिया में होता भी नहीं है, बहुत कम जगह पे होता है, और अगर होता भी है तो बहुत ही लाखों में, यानी 20-30 लाख का खर्चा आता है। तो इस तरह से दोस्तों, टीबी आज भी लोग मर जाते हैं क्योंकि लापरवाही से। तो इसमें खान पान अपना सही रखिए, दवाइयाँ हमारे पास हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं, अगर आप इस रोक के दवा लेंगे, बार बार रोक देंगे, बीच में पूरा इलाज नहीं करेंगे, तो वो लाइलाज हो जाता है बीमारी, और लाइलाज होने पे फिर वो हमारे पास दवाइयाँ जो हम दे रहे हैं, वो दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं, जिसको हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है। और जो कुछ दवाइयाँ हमारे पास, मैंने बताया कि आज से 50-60 साल पहले सारे लोग मर जाते थे क्योंकि दवाइयाँ ही नहीं थी। कुछ दवाइयाँ हमारे पास हैं, तो वो भी काम करना अगर बंद कर देंगी, तो सोचिए आपकी क्या हालत होगा। कि ये तो दोस्तों, हमें अपना खान पान अच्छी तरह से रखते हुए, जानकारी अच्छी तरह से रखते हुए, क्योंकि जानकारी से ही आप बच सकते हैं, और क्योंकि अगर सही जानकारी नहीं है तो फिर आप गलत जगह जाके अपना इलाज करते हैं, दूसरे लोगों में बहकावे में आ जाते हैं, सही जगह आप पहुंच नहीं पाते हैं, और इस जो इलाज होने वाली बीमारी है,
इसका इलाज नहीं हो पाता है। तो इसी के साथ ट्यूबरकुलोसिस से कैसे बचें, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, ये हमने डिस्कस किए। और इसकी दवाइयाँ हैं जो आप नियमित रूप से लेंगे। और जो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि बाहर से लें या गवर्नमेंट की दवाइयाँ लें। तो दोस्तों, गवर्नमेंट की दवाइयाँ जो होते हैं वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की होती हैं। और दवाई ऐसा नहीं है कि बाहर के प्राइवेट वाले से वो किसी तरह से भी इन्फीरियर हैं। बहुत ही हाई क्लास की दवाइयाँ होती हैं, तो उसमें कोई संशय नहीं है कि वो किसी भी तरह से इन्फीरियर हैं। तो दोस्तों, गोटल इंडिया की तरफ से आप सभी को स्वास्थ्य के लिए आपको बधाई देते हुए, और आप स्वस्थ रहें और हमारा प्रोग्राम चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें। और हम इसी तरह से आपसे जुड़े रहेंगे और नई नई बीमारियों के बारे में आपको आगाह करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि उससे बचाव कैसे करना है और उससे कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और सिम्टम्स क्या हैं। जैसे आप इससे पहले भी हमने हीट रिलेटेड डिजीज़ पे, यानी कि जो गर्मी के जो प्रकोप हैं उससे कैसे बचा जाए, और हमने मलेरिया पे भी मैंने एक वीडियो उसको भी देखिए। और हमने हमारे एडवोकेट साहब ने भी 2-4 वीडियो डाले हैं। एक डॉक्टर जयश्री दिवाकर मैडम ने भी जो बर्न के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो डाला है, उसको भी ज़रूर क्योंकि हमारे कई केसेस आते हैं जो बर्न, छोटे छोटे बच्चे जल जाते हैं बेचारे, तो उनसे कैसे बचा जाए। स्पेशली जो लोग घर में नीचे खाना रख के बनाते हैं, वो उस तरह के केसेस बहुत आते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों को जय सेवा, जय जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।